हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जाम की। इस वीडियो के अंदर हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? पहला, यह शिक्षार्थियों की वह वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। दूसरा, यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करते हैं। तीसरा, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और चौथा, यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में ये विशेषता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? पहला, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। दूसरा, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तीसरा है, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। चौथा है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। अब छात्रों को तो बीमारियों से संबंधित जानकारी मिली और वास्तविक जीवन के साथ सीखने में भी मदद मिली, परंतु समुदाय के जो लोग हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनको कोई मदद नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन पहला है, यह सस्ता और सुलभ है। दूसरा, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। तीसरा, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। और चौथा है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन पहला है, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। दूसरा है, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। और चौथा है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। पहला, पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग। दूसरा, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण। तीसरा, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। और चौथा है उपरोक्त सभी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे कम प्रभावी होगी? पहला, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। तीसरा है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। और चौथा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना इस व्यूह रचना सबसे कम प्रभावी है। लेकिन यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना और उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, यह सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? पहला, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। दूसरा है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तीसरा है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और चौथा है CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन, जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। ऑप्शन पहला है संवेगात्मक कौशलों में, दूसरा है चिंतन कौशलों में, तीसरा बोलने संबंधी कौशलों में और चौथा अवलोकन कौशलों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती है। आंचल अपनी कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन और जांच पड़ताल करने वाले और कल्पना परक वाले प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य है चिंतन कौशल में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। ए, मूर्त से अमूर्त को, बी, सरल से कठिन को, सी, स्थानीय से वैश्विक को या डी, अमूर्त से मूर्त को। ऑप्शन है पहला केवल बी सही है, दूसरा केवल डी, तीसरा केवल ए और बी और चौथा है केवल बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा डी, अमूर्त से मूर्त को। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल अमूर्त से मूर्त को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए, अवलोकन और अभिलेखन, बी, अभिव्यक्ति, सी, विश्लेषण या डी, प्रयोग करना। ऑप्शन पहला है ए, बी और सी हो सकता है, दूसरा केवल डी हो सकता है, तीसरा केवल ए और बी हो सकता है और चौथा केवल ए और सी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, ए, बी और सी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 26, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करना। तीसरा, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। दी है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? ऑप्शन है पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी और चौथा ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा डी, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। यह गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। दूसरा, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तीसरा है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। चौथा है, छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। डी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। ऑप्शन पहला, शिक्षकों का स्व आकलन। दूसरा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तीसरा, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। या चौथा, बच्चों का स्व आकलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, बच्चों का स्व आकलन। इन चारों प्रश्नों से बच्चों का स्व आकलन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है पहला, वृक्षों पर नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। दूसरा है, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। और चौथा है, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, यह क्रियाकलाप सबसे कम उपयुक्त है। यह कहीं बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। पहला, चित्रपठन। दूसरा, सृजनात्मक लेखन। तीसरा, निदर्शन या प्रदर्शन। चौथा है हस्तपरक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, हस्तपरक गतिविधि। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। इनमें से एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का उपयुक्त तरीका है हस्तपरक गतिविधि। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।